बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 15 फॉर कैफ 8। अच्छा, पिछले 14 लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को पढ़ा। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कि ऑडिट क्या होता है, क्यों होता है। चैप्टर 2 में हम डायरेक्ट जंप कर गए थे कहाँ पर? ऑडिट रिपोर्ट पर। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, उसमें किस तरह के ओपिनियन दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन चैप्टर 1 में हमने एक फ्लो चार्ट पढ़ा था बिल्कुल एंड के ऊपर, उसमें हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे। सबसे पहले क्या होता है? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, कौन करता है? वो कंपनी करती है जिसने ऑडिट करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ऑडिट अपना प्लान करता है ऑडिटर, उसके बाद वो प्रोसीजर परफॉर्म करता है और उसके बाद वो रिपोर्ट बनाकर दे रहा होता है। तो अब इस थर्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ना है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के हवाले से कुछ डिटेल्स पढ़नी है। अच्छा, ये डिटेल्स हमें कौन बता रहा होता है? 2 लोग बता रहे होते हैं। एक तो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट जो कंपनी लॉ में आप पढ़ रहे होते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। ये बेसिकली कंपनीज एक्ट जो होता है, जो आप बुक में पढ़ रहे होते हो कैफ 7 में, पिछली स्कीम वाला कैफ 7, वो बेसिकली एक्सट्रैक्ट्स होते हैं कुछ कंपनी लॉ के सेक्शंस के। एक बेयर एक्ट होता है, ठीक है, उसके कुछ सेक्शंस होते हैं, उनको आसान अल्फाज में करके आपके टीचर्स ने नोट्स बनाए होते हैं और वो आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये भी कंपनीज एक्ट के सेक्शंस हैं, ये आईएसएस नहीं है, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शंस हैं जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक बना हुआ है। यस, तो ये जो चैप्टर है ये किसकी रिक्वायरमेंट है? कंपनीज एक्ट की। इससे ये भी एक मतलब हमें समझ आ रहा है कि ये वाली रिक्वायरमेंट हम पाकिस्तान की जो ऑडिट एंगेजमेंट्स होंगी उन पे अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट किसने बताई हुई है? पाकिस्तान के लॉज ने। अच्छा, उसके अलावा भी एक अथॉरिटी है जो हमें बता रही होती है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के हवाले से कुछ रूल्स, वो है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स की एक कमेटी थी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। क्या था नाम उस कमेटी का? एक एथिक्स का बोर्ड होता है जो कि क्या करता है? एथिक्स के कुछ स्टैंडर्ड बनाता है। उन्होंने भी कुछ अलग से रिक्वायरमेंट बताई हुई हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट के हवाले से। वो रिक्वायरमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि जब एक ऑडिटर को कंपनी अप्रोच करेगी, ऑडिटर को कंपनी क्या करेगी? अप्रोच करेगी कि आप हमारा इस साल का ऑडिट करें, तो उस कंपनी में कौन कौन लोग ये डिसाइड करेंगे कि किसने ऑडिट करना है, कौन सी फ्लैट से, एक फर्म ए है, एक फर्म बी है, एक फर्म सी है, उनमें से कौन सी फर्म को सिलेक्ट करना है हमने इस साल के ऑडिट के लिए, ठीक है। कंपनी वो कैसे डिसाइड करेगी? कोई अल्टीमेटली डिसाइड कंपनी ने करना है, ऑडिटर तो नहीं डिसाइड करता मैंने इस कंपनी का ऑडिट करना है। पहले तो कंपनी आएगी, जब कंपनी आ जाएगी उसके बाद ऑडिटर अपने आप ही कुछ काम करेगा। ऑडिटर क्या काम करता है? हमने कुछ एक लाइन, 1 लाइनर पढ़ा था सिर्फ, नहीं। जब ऑडिटर के पास आई मैनेजमेंट कि सर आप हमारा ऑडिट करें, वो क्या करता है? वो देखता है कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो क्या देखता है? एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें मैंने आपको उर्दू में 2 चीजें बताई थी। एक ऑडिटर देखता है कि क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं इस कंपनी का ऑडिट कर सकूं। इसका क्या मतलब हुआ? सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं, लेकिन क्या मेरी एक्सपर्टीज है? क्या ऐसा तो नहीं है मैं इस सेक्टर का ऑडिट पहली दफा कर रहा हूं? हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके अलावा वो देखते हैं क्या कंपनी इस काबिल है उसका ऑडिट किया जाए। ये कैसे देखता है कि कंपनी इस काबिल है या नहीं? उसकी रेपुटेशन कैसी है। अगर एक बदनाम जमाना कंपनी है, हमें पता है कि पिछले ऑडिटर ने भी इस पे अपना ओपिनियन क्या दिया, क्वालिफाइड दिया है या डिस्क्लेमर दिया है या एडवर्स दिया है, तो हमें जब ऑलरेडी पता है कि ये चीज जो है, ये जो कंपनी है ये खतरनाक है, तो फिर उस केस में भी हम कुछ स्टेप्स लेते हैं। अगर वो स्टेप्स हमारे पूरे ना हो तो फिर हम वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑडिटर का पर्सपेक्टिव। अभी हम कौन सा पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं? कंपनी का। कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो शेयर होल्डर है, ठीक है, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि ए बी सी में से कौन सी फर्म को उन्होंने अपॉइंट करना है एज अपना ऑडिटर, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ऑडिट किन कंपनीज के लिए जरूरी है? वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम हो, क्या उसके लिए ऑडिट जरूरी है? उसके लिए ऑडिट जरूरी नहीं है। वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा हो, उसके लिए ऑडिट जरूरी है?
जरूरी है। अगर ऑथराइज्ड 1 मिलियन से ज्यादा हो और पेड अप कम है तो सवाल आता है ना एक, इसमें पहले तो एक ऑथराइज्ड और पेड अप का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जिसके अगेंस्ट पैसे आपके पास या तो आ गए या आपके साथ एग्रीड है, उसको क्या कहते हैं? पेड अप कैपिटल। तो ऑथराइज बेंचमार्क नहीं है हमारा, क्या बेंचमार्क है? पेड अप कैपिटल। जिनका पेड अप कैपिटल किससे ज्यादा हो? 1 मिलियन से ज्यादा हो, उन प्राइवेट कंपनीज के लिए जरूरी है और पब्लिक कंपनीज के लिए तो हमेशा जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट क्यों रखी है लॉ ने? ये रिक्वायरमेंट इसलिए रखी है क्योंकि अगर एक छोटी कंपनी हो जिसका पेड अप कैपिटल ही 1 मिलियन से कम है, ठीक है, और वो ऑडिट करवाने चली जाए एक बहुत बड़ी फर्म के पास, लेट्स से एबीसी फर्म, तो उस केस में वो फर्म अपनी फी ही इतनी चार्ज कर लेगी जितना वो कमा नहीं रहे होंगे। तो हम हमेशा बिजनेस में जब भी कुछ काम करते हैं तो हम ये एक चीज ये लाजमी ध्यान में रखते हैं कि उसका जो बेनिफिट हो रहा हो ना वो इतना हो रहा हो कि उसकी कॉस्ट को कवर कर रहा हो। अब हो सकता है कि उस कंपनी का जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर जो वो कमा रही है वही 2 मिलियन है और 2.5 मिलियन ऑडिटर कहता है आप मेरी फीस दे दें, तो कोई फायदा हुआ उस कंपनी को? नहीं हुआ। उसके अलावा जितना छोटे स्केल पे काम हो रहा होता है ना, जिसका पेड अप कैपिटल ही 1 मिलियन से कम है, वहां पे 3-4 लोग ही होंगे शेयर होल्डर, ठीक है। तो और कंपनीज एक्ट हमेशा क्या देखते हैं? पीपल एट लार्ज को देख रहे होते हैं, जहां पे ज्यादा लोगों के स्टेक्स इन्वॉल्व है। तो इस वजह से जैसे जैसे पेड अप कैपिटल बढ़ता रहता है ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती रहती है। ये मैं कंपनीज एक्ट का पर्सपेक्टिव बता रहा हूं कि उन्होंने पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से नीचे उसके ऊपर ऑडिट लाजमी क्यों नहीं किया, ठीक है। और इसी तरह लिस्टेड कंपनीज में आपने देखा था, लिस्टेड कंपनीज में रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती हैं, उसका भी रीजन क्या है? वहां पे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला जो ऑडिटर होता है जब कंपनी बनी है, अभी कंपनी बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, तो सबसे पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सबसे पहला ऑडिटर अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने दिनों में करते हैं? 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर क्या पढ़ लिया हमने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे पहला ऑडिटर, जो कंपनी की जिंदगी का पहला ऑडिटर होगा। कंपनी आज बनी है, उसने अपना पहला ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है। वो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। कब करेंगे? 90 दिनों के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के, ठीक है। एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कंपनीज लॉ में, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और इनकॉर्पोरेशन, इनमें फर्क होता है। तो हमारा बेंचमार्क क्या है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं है, हमारा बेंचमार्क क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेट हो गई जी। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और इनकॉर्पोरेशन का फर्क क्या होता है? कंपनीज एक्ट पढ़ा आपने? मैं आपको बता देता हूँ, जहां पे आप पढ़ेंगे ना स्टैट्यूटरी मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर वहां पे एक रिक्वायरमेंट है कि सर वो मीटिंग हो जानी चाहिए खास दिनों के अंदर, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस है। तो खैर यहाँ पे हमने क्या याद रखना है? सिंपल बेंचमार्क क्या है? इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अगर वो हमें दोनों दे दे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की ये डेट है, इनकॉर्पोरेशन की ये डेट है, तो हमारा बेंचमार्क क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और उसके 90 दिनों के अंदर अंदर अगर नहीं कर पाए तो फिर कौन कर लेगा? अदरवाइज कमीशन। कमीशन को हम क्या कहते हैं? SCCP भी कहते हैं। जो रेगुलेटर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे 90 दिनों के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के। अगर नहीं कर सके तो कौन करेगा? SCCP कर रहा होगा, ठीक है। आपसे एग्जाम में सवाल आता है कि कौन अपॉइंट करेगा पहला ऑडिटर, क्या लिखेंगे आप? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिर्फ ये लिखेंगे। ये एक इनकम्प्लीट आंसर है, तीनों चीजें लिखनी है, तीनों चीजें लिखनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे
90 दिनों के अंदर अंदर करेंगे। किससे 90 दिन? इनकॉर्पोरेशन। अगर नहीं कर सके तो एससीसीपी कर रहा होगा, कमीशन कर रहा होगा। नहीं, एमसीक्यूज हमारे पेपर में नहीं होते। अच्छा, इसका टर्म कब तक होगा, कब तक ये कंटिन्यू कर रहा होगा? 90 दिनों के अंदर अंदर आपने अपॉइंट तो कर लिया, ये कंटिन्यू करेगा अपनी टर्म टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अगर आपसे पूछा जाए पहले ऑडिटर की टर्म क्या होती है, पहला जो एजीएम होगा, ठीक है, कंपनी बनी उसके विद इन तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर पहला एजीएम हो जाता है। लेकिन क्या जरूरी है 1 साल के अंदर हो? नहीं, टाइम भी लग सकता है, डिले आ सकते हैं। तो क्या ऑडिटर की टर्म, पहले ऑडिटर की टर्म कितनी है? फर्स्ट एजीएम तक। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है? ठीक है, अगर आप ये लिख दें कि 1 साल तक है उसकी टर्म, तो ये ठीक होगा या गलत होगा? गलत होगा। उसने हमें ईयर नहीं बताया, डेज नहीं बताया, उसने क्या बता दिया, पहली एजीएम जब कंक्लूड होगी उस टाइम तक ये होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दूसरा ऑडिटर आ जाएगा, नया ऑडिटर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं सब्सीक्वेंट ऑडिटर। सब्सीक्वेंट ऑडिटर का क्या मतलब है? पहले ऑडिटर के बाद, पहले ऑडिटर के जितने भी ऑडिटर आएंगे वो कौन होंगे? सब्सीक्वेंट ऑडिटर। ऑडिटर चेंज होता है, क्या पिछला ऑडिटर दोबारा से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसकी जो अप्रूवल होगा, जो उसको अपॉइंट करना होगा, वो दोबारा से होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने कैप 1, 2, 3 के लिए एडमिशन लिया इस इंस्टीट्यूट में, आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, स्लिप आपकी बन गई, लेकिन जब आपने दोबारा कैप 4, 5, 6 में एडमिशन लेना था तो दोबारा से आपकी स्लिप बनी, दोबारा आपकी रजिस्ट्रेशन हुई, इररिस्पेक्टिव आप पहले पढ़ रहे थे या नहीं। इसी तरह इस जब पहली एजीएम हुई तो पहला ऑडिटर तो खत्म, उसके बाद अगर वो दोबारा उसको हम लाना चाह रहे हैं तो ला सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर सारा दोबारा से स्टार्ट होगा। ठीक है, सब्सीक्वेंट ऑडिटर कौन होता है? पहले ऑडिटर के बाद जितने भी ऑडिटर्स हैं, इसको कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। कहां पर अपॉइंट करते हैं? एजीएम में। एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम में कौन अपॉइंट करेगा इसको? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। और ये कब, इसका टर्म कब तक होगा? अगले एजीएम तक। अगले एजीएम तक इसका टर्म होगा। अगर ये ना कर सके तो एससीसीपी अपॉइंट कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं अदरवाइज एससीसीपी। और अगर इनका वो जो टर्म होगा वो क्या होगा? वो सेम यही होगा, अगले एजीएम तक, अगले एजीएम की कंक्लूजन तक ये ऑडिटर रहेंगे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सब्सीक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, आप बता दें। मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं, और वो जो है वो अगले एजीएम तक रहते हैं, और अगर मेंबर्स अपॉइंट ना कर सके तो एससीसीपी अपॉइंट करते हैं। जी, और मेंबर्स के लिए क्या लिमिट है? उन्होंने कब तक अपॉइंट करना है? एजीएम में ही, एजीएम में ही अपॉइंट कर लेना है। अगर एजीएम में वो नहीं अपॉइंट कर सके तो कौन करेगा? कमीशन अपॉइंट कर लेगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उस केस में आप रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं, ये फिलहाल अभी स्कोप नहीं है हमारा, इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहां तक हमें बात समझ आ गई। फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिनों में? 90 डेज में। जो सब्सीक्वेंट होगा वो कौन करेगा? शेयर होल्डर्स करेंगे। कब तक करेंगे? एजीएम में कर लेंगे। अगर नहीं कर सके दोनों केस में तो कौन करेगा? कमीशन कर लेगा। उसके बाद क्या है? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी की टर्म आपने सुनी है पहले कभी? क्या होती है कैजुअल वैकेंसी? ऑडिटर की सीट खाली होगी किसी भी वजह से, ठीक है,
किस वजह से ऑडिटर की सीट खाली हो सकती है? रिजाइन कर देगा वो। क्या ऑडिटर रिजाइन कर सकते हैं अपना ऑडिट कंप्लीट करने से पहले? इसका एक स्पेसिफिक केस हमने पढ़ा था, कब रिजाइन कर सकते हैं? जब ऑडिटर कहेगा मैं काम करना ही नहीं चाह रहा आपके साथ। स्कोप लिमिटेशन हो, मैनेजमेंट की तरफ से हो और उसका इफेक्ट भी क्या हो? परवेसिव हो। तो ऑडिटर की कोशिश होती है कि वो छोड़ दे। लेकिन अगर ये एक एक्सेप्शन थी उसकी कि अगर कंपनीज एक्ट हम पे लाजमी कर दे, आपने करना है इस कंपनी का ऑडिट, उस केस में भी हम एक खास काम करते हैं। क्या काम करते हैं कोई बता सकता है? एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी आपको समझ आती है क्यों हो सकती है? या तो ऑडिटर रिजाइन कर जाएगा या ऑडिटर मर गया, डेथ हो गई। अब वैसे तो लॉ में होता है कि उसके जो सक्सेसर होते हैं, लीगल हायर्स होते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन अब जाहिर है ये तो एक क्वालिफिकेशन बेस्ड चीज थी, यहाँ पे तो उसके बच्चों को नहीं कह सकते हम कि भाई आप आगे ऑडिट करें। एंगेजमेंट पार्टनर एक ही होता है। ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं तो हम एंगेजमेंट पार्टनर की बात कर रहे होते हैं, जिसने साइन करना होता है रिपोर्ट पे। काम करने वाले और होते हैं, पार्टनर काम करने वाले और होते हैं। पूरी एक स्ट्रक्चर होता है, सबसे ऊपर पार्टनर होता है, उसके नीचे डायरेक्टर्स होते हैं, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं और उसके नीचे ट्रेनीज होते हैं। तो पूरी हायरार्की चल रही होती है। वो जनरली मैनेजर्स होते हैं। ऑडिटर वो भी होता है, लेकिन यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं ना कैजुअल वैकेंसी, वो पार्टनर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, जो एंगेजमेंट पार्टनर है। ठीक है, अच्छा क्या रीजन हो सकती है कैजुअल वैकेंसी की? या तो वो डेथ हो जाएगी उसकी, उसने डिजाइन कर दिया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। डिस्क्वालीफाई का क्या मतलब है? डिस्क्वालीफाई का मतलब है कि उसको अपॉइंट कर लिया गया था, बाद में वो डिस्क्वालीफाई हो गया। इसकी कोई एग्जांपल हो सकती है? हमने पढ़ा था ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। जब एंगेजमेंट शुरू हुई उस टाइम पे वो इंडिपेंडेंट था, लेकिन जैसे जैसे एंगेजमेंट चली 5-6 महीने गुजरे तो उसको पता चला कि उसकी जो वाइफ थी उसने एक कंपनी के शेयर खरीद लिए, उसी कंपनी के जहां पे वो ऑडिट कर रहा है। इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो गई, तो अब वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालिफिकेशन के भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे अभी। फॉर द टाइमिंग डिस्क्वालीफाई जब ऑडिटर हो जाता है तो उसकी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ये बात समझ आती है? ठीक है, अगर तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए या वो मर जाए या फिर वो छोड़ दे, रिजाइन कर दे, या और किसी वजह से वो कंटिन्यू ना कर सके, तो उस केस में क्या करेगी कंपनी? कंपनी ने एक दूसरा बंदा लेकर आना है ऑडिटर। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो ऑडिट ना करवाए क्योंकि भाई हमारा ऑडिटर छोड़ गया, उसके पास तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस केस में क्या हो रहा होगा? कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब करेंगे? विद इन 30 डेज। किसके 30 डेज? कैजुअल वैकेंसी से। जिस दिन कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई उसके 30 दिनों के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। समझ आती है यहां तक बात? और अगर ना कर सके तो अगेन सेम। सर ये सीवी क्या है? कैजुअल वैकेंसी 30 डेज में कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा, फिर कमीशन एससीसीपी अपॉइंट कर लेगा। यहां तक बात समझ आती है? इसकी टर्म क्या होगी इस भाई साहब की? जो अगला आने वाला एजीएम होगा उस तक रहेगा। जनरली क्या टर्म थी एक ऑडिटर की? एजीएम तक। अब एक ऑडिटर अगर बीच में छोड़ गया, उसकी जगह हम एक नया ऑडिटर लेके आए हैं, तो उसकी टर्म भी क्या होगी? जो उससे आने वाला अगला एजीएम होगा उस तक की होगी। उसके बाद फिर नया प्रोसेस शुरू होगा। हाँ, जो उसकी रिमेनिंग टर्म थी आप कह सकते हो वो पूरा करेगा। सिंपल। कैजुअल वैकेंसी समझ आई है? नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है? मिड टर्म रिमूवल। क्यों? ऑडिटर को
ड्यूरिंग इट्स टर्म रिमूव किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्यों रिमूव किया जा सकता है? अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसको रिमूव किया जा सकता है। और वैसे भी हम तो कंपनी का ऑडिट करने गए थे, हमारे पास कोई इतनी ज्यादा पावर्स तो नहीं है, ठीक है, हम कोई चीफ कमिश्नर तो नहीं है कि हम कंपनी को कहें नहीं आप हमसे ही करवाएं। वो लोग हैं, उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने हमें बुलाया, वो निकालना चाहे हमें तो निकाल सकते हैं। कंपनी करती है या उसका फर्म करता है कि आप ना ऑडिट फर्म से कोई और चला गया, इस तरह होता है या कंपनी मिड टर्म रिमूवल के केस में कंपनी रिमूव कर दिया, ऑडिट फर्म को, ऑडिट फर्म को, ऑडिट पार्टनर को रिमूव किया जा रहा है। मुझे क्योंकि इस तरह था कि ये कुछ एक बंदे को करने से जगह कोई और आ जाएगा आपकी फर्म में से, मगर इधर ऐसे नहीं, फर्म में से कोई और आ सकता है, यहाँ पे हम पार्टनर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, ठीक है। एक फर्म में काफी सारे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, हो सकता है एक पार्टनर को हटा के दूसरा पार्टनर ले आए, वो पॉसिबिलिटी है। अगर तो मिड टर्म रिमूवल हो जाए, और ये कौन करेगा? कंपनी अगर कर लेती है मिड टर्म रिमूवल, तो इस केस में किसने अपॉइंट करना है इसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। लेकिन इसके साथ साथ इन्हें अप्रूवल लेना है, अप्रूवल लेना है किसका? SCCP कमीशन का। अच्छा, ये अप्रूवल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई आपने ऑडिटर को ड्यूरिंग इट्स टर्म रिमूव कर दिया, SCCP को शक तो होगा ना भाई ये क्यों किया, कुछ हो सकता है ऑडिटर कह रहा हो कि सर मैं अपना ओपिनियन क्वालिफाई कर रहा हूं, तो कंपनी ने कहा कि सर इसको हम हटा देते हैं, इससे तो हमारी रेपुटेशन खराब होगी, हो सकता है। अच्छा, कंपनी कैसे इसको रिमूव कर सकती है मिड टर्म में, ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने क्या दी, ऑडिटर ने क्या कहा मैं अपना ओपिनियन क्वालिफाई कर रहा हूं, कंपनी क्या करेगी? हो सकता है कंपनी के आगे हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस तरह के कोई सिनेरियो ना क्रिएट हो रहा हो, कंपनी अपने मकासद को पूरा करने के लिए ऑडिट को उसके टर्म के दौरान रिमूव ना कर दे, तो इसलिए SCCP का अप्रूवल क्या हो जाता है? लाजमी हो जाता है, ठीक है। अब एक फर्म थी ABC, उसको मैनेजमेंट ने हटाया और फर्म XYZ को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, तो वो अपॉइंट नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक उनके पास SCCP का अप्रूवल ना हो। समझ आती है यहां तक बात? ठीक है। मिड टर्म रिमूवल में कौन अपॉइंट करते हैं मैम? कमीशन के अप्रूवल के बाद वो अपॉइंट कर सकते हैं, अगर कमीशन का अप्रूवल ना हो तो वो अपॉइंट नहीं कर सकते। इसकी टाइम लिमिट होती है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे स्कोप का पार्ट नहीं है। कैफ-8 में टाइम लिमिट होती है, लेकिन जब तक हमारे चैप्टर में ना आए तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डेज हैं जो हमें याद रखने हैं। ये फाइनल में जाके आप सारी चीजें पढ़ लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? डिसक्वालिफाइड पर्सन की अपॉइंटमेंट हो गई। डिसक्वालीफाई कब होता है बंदा? एक एग्जांपल मैंने दी थी, इंडिपेंडेंट नहीं रहा। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने किस पॉइंट में दी थी इनमें से मैम? आप कैजुअल वैकेंसी में, यानी कि एक बंदा शुरू में क्या था? इंडिपेंडेंट था, बाद में जाके वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, उसकी क्या होगी? कंप्रोमाइज हो गई, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ था? कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, उसको हमने निकाल दिया था क्योंकि आप वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा। ये सिनेरियो क्या है? यहां पे बंदा शुरू में ही डिस्क्वालीफाइड था, शुरू में ही वो इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन स्टिल उसको अपॉइंट कर लिया गया। ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है कि कंपनी के नॉलेज में ना आया हो कि ये बंदा इंडिपेंडेंट है या नहीं, ऑडिटर के नॉलेज में ना आया हो कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। ऑल दो बहुत सी इसकी रेगुलेशन रूल्स बनाए हुए हैं ISAs ने भी, कंपनीज एक्ट ने भी, लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटी तो है ना, एक डिस्क्वालीफाइड बंदा था जो कि इंडिपेंडेंट नहीं था लेकिन उसको अपॉइंट कर लिया। पॉसिबिलिटी समझ आती है? इसमें और इसमें फर्क समझ आया? जो यहां पे डिस्क्वालीफाइड था और यहां पे डिस्क्वालीफाइड है, इसमें फर्क समझ आया? क्या फर्क है राफी भाई? जी, पहले जो इंडिपेंडेंट था, बाद में और डिस्क्वालीफाइड होगा शुरू से ही इंडिपेंडेंट नहीं था, तो हम लोग उसको अपॉइंट कर दिया।
जी, कैजुअल वैकेंसी में जो बंदा डिस्क्वालीफाई हो रहा था पहले ठीक था। वो पहले डिस्क्वालीफाइड नहीं था, बाद में हुआ, उसको अपॉइंट कर लिया 3-4 महीने के बाद। यहाँ पे वो शुरू से ही डिस्क्वालीफाइड है, शुरू से ही डिस्क्वालीफाइड। जब उसको अपॉइंट किया गया उस टाइम पे ही वो क्या है, डिस्क्वालीफाइड है। तो उस केस में उसकी जो अपॉइंटमेंट है ना, वही क्या होगी, वॉइड। वॉइड का मतलब समझ आता है आपको? वॉइड एब इनिशियो, मतलब उसको माना ही नहीं जाएगा कि ऑडिटर आपने अपॉइंट किया। इतना एक्सट्रीम पे क्यों जा रहा है एसएससीपी, क्यों नहीं मान रहा कि उसको ऑडिटर अपॉइंट किया? क्योंकि गलती है उनकी, उन्होंने प्रॉपर उनको एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था कि भाई आप क्वालिफाइड बंदे को ही ऑडिटर बनाओ, ठीक है। आपको अगर पता था कि ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है, हमने इतने सारे रूल्स भी बनाए हुए हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे, उनको आपने सही से कंप्लाई नहीं किया, उनको चेक नहीं किया, और आप क्या कर रहे हो, उसको अपॉइंट कर रहे हो, तो इस केस में एसएससीपी क्या कहेगा कि हम इसको ऑडिटर आपका नहीं मानते। कैजुअल वैकेंसी होती है, होता है सर डिस्क्वालीफाई होने के लिए और दो तरीके से। कैजुअल वैकेंसी के तरीके जी, गूगल और डिस्क्वालिफिकेशन के साथ इंडिपेंडेंस का मसला होता है, और भी तरीके हैं, हम अभी पूरी लिस्ट पढ़ेंगे। सर जो है डिस्क्वालीफाइड होता है कि वो अपॉइंट किया तो वो वॉइड हो गया जी, कैजुअल होता है कि वो अपॉइंट हुआ से ठीक ना बाद में उसकी इंडिपेंडेंस हो जी। अच्छा, अगर तो डिस्क्वालीफाइड है तो उसको हम मान ही नहीं रहे कि उसको अपॉइंट किया भी था, तो उस केस में कौन अपॉइंट करेगा फिर? कमीशन खुद आकर इसको अपॉइंट कर लेगा जी। तो यहां पे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, शेयर होल्डर्स को भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब उन्होंने पहले एक बहुत गलत काम कर दिया था, डिस्क्वालीफाइड बंदे को ही ऑडिटर अपॉइंट कर दिया था, तो अब एसएससीपी उन पर ट्रस्ट दोबारा से नहीं कर सकता। तो एसएससीपी क्या करेगा, कमीशन क्या करेगा, खुद से ऑडिटर अपॉइंट कर देगा। यहां तक बात समझ आती है? नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट। ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट, ऑडिटर नहीं करना चाह रहा। इसका कोई एग्जांपल, क्यों नहीं करना चाहेगा ऑडिटर? सर उसको लगेगा कि उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज जाएगी, वो कोई आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल निकाल रहा है, उसके बाद ज्यादा जरूरी एंगेजमेंट आ गई है। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट अफेक्ट इज परवेसिव, तो उस केस में वो नहीं चाहेगा कि मैं इसका ऑडिट करूं, ऐसे ही है। तो उस केस में कौन अपॉइंट करेगा फिर? कमीशन। कमीशन क्यों अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे? अगेन आपने एक ऑडिटर को सेलेक्ट कर लिया और वो काम ही नहीं करना चाह रहा आपके साथ, यानी कि आपकी कंपनी में कोई मसला है ना। आपने एक रीजनिंग दी थी कि ऑडिटर के पास एक अच्छा क्लाइंट आ गया दूसरा, इसलिए वो इस क्लाइंट को छोड़ देगा। ऐसा नहीं होता, प्रोफेशनली ये सब नहीं हो रहा होता। ऑडिटर के लिए फी जो होती है ना, इसके बड़े क्राइटेरियाज हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी फी डिमांड कर दें, इसको बहुत रूल्स बनाए हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। इवन यहां तक रूल है कि जो पिछला ऑडिटर था उससे एक खास परसेंटेज से ज्यादा फी आप नहीं चार्ज कर सकते और उससे कम भी नहीं कर सकते। कम क्यों नहीं कर सकते? क्लाइंट को लेने के लिए, क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए। एक क्लाइंट एक फर्म को दे रहा था, लेट से 2 मिलियन रुपए, 2 मिलियन दे रहा है वो ऑडिट के लिए, ठीक है। हम उस कंपनी को अपने पास लाना चाह रहे हैं। क्यों लाना चाह रहे हैं? हम फर्म्स ने अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है। पोर्टफोलियो समझते हो आप लोग? डिफरेंट कंपनीज को उसने लाना होता है कि सर हमने ये कंपनीज की हुई है। आपने एक नई अपनी फर्म स्टार्ट की, ठीक है, आप चाह रहे हो क्लाइंट्स हैं आपके पास, अभी आपको पैसे नहीं चाहिए क्योंकि आपने अपना नाम बनाना है, समझ आती है बात? तो आपके लिए फी तो मैटर नहीं कर रही, आपके लिए क्या मैटर कर रहा है? क्लाइंट्स हैं आपके पास, कॉन्फिडेंस है लोगों का आप पर, तो इस केस में आप कम फी भी चार्ज कर सकते हो। उसके रूल हम अभी पढ़ेंगे कि क्या हम ज्यादा कर सकते हैं या नहीं, क्या हम कम कर सकते हैं या नहीं। ये जस्ट एक एग्जांपल मेरे माइंड में आई थी। आप बहुत प्राइस कम कर दो दूसरों से, कंपेटिटर से। हाँ, कंपेटिटर से प्राइस कम कर दो, ड्राइव कर दो, उसलिए इस तरह का रूल है। इसी तरह का सिमिलर।
अच्छा, हम पढ़ के रहे थे ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट, तो उस केस में कौन अपॉइंट कर रहा है? कमीशन, एससीसीपी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑडिटर अनविलिंग है, इसका मतलब है कि कोई खतरा है, कंपनी ने कुछ तो खराब काम किया है, कुछ गड़बड़ की है, जिसकी वजह से ऑडिटर अनविलिंग है काम करने के लिए। समझ आती है यहां तक बात? कितने सिनेरियोस पढ़ लिए हमने? 6 सिनेरियोस पढ़ लिए। इनको सही सही अप्लाई कर लेंगे अगर आपको एक केस स्टडी दी जाती है तो। ठीक है, कुछ जगहों पे उन्होंने दिन बताए हुए हैं। अच्छा, अगर तो अनविलिंग टू एक्ट होगा और एससीसीपी ने अपॉइंट कर लिया तो इसका टेन्योर क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, ये तो हमने जनरल रूल पढ़ लिया ना कि नेक्स्ट एजीएम तक ही होगा वो। सही है, तो ये बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक डिस्क्वालीफाइड हो गया था बंदा, उसको एससीसीपी ने अपॉइंट कर लिया, तो उस केस में भी उसकी टर्म क्या होगी? नेक्स्ट एजीएम तक। सारों का नेक्स्ट एजीएम तक टर्म होती है। बाकियों का नेक्स्ट एजीएम। टेन्योर हमें समझ आ गया। कोई किसी किस्म का कोई भी ऑडिटर हो, बेशक वो साल के बीच में आया है, बेशक साल के शुरू में आया है, उसकी टर्म क्या होगी? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। यहां तक बात समझ आती है? ओके, एक सेकेंड ब्रेक लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखना सर रिमूवल ऑडिटर का कब किया जाता है, कौन कर सकता है। एक तो रिमूवल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा रिमूवल है वो? जब एक ऑडिटर रिटायर हुआ तो वो रिमूव भी तो हो गया ना भाई। जो एजीएम पे जो टर्म अपनी कंप्लीट कर चुका था, वो ऑडिटर अपनी टर्म जब एजीएम पे कंप्लीट कर चुका था तो क्या हो गया? रिमूव हो गया। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो इसकी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन सी पॉसिबिलिटी? जो कि एजीएम पे हो रही होती है। और उसको हम क्या कह लेते हैं? एक नॉर्मल रिटायरमेंट है ये। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। अगर तो मिड टर्म रिमूवल हो, हमने ऊपर पढ़ गया है ना मिड टर्म रिमूवल, कौन कर रहा था ये? मिड टर्म रिमूवल कौन कर रहा था ऑडिटर का? कंपनी कर रही थी। ठीक है, कंपनी मिलजुल के कर रही थी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी के अंदर कौन कर सकते हैं ऑडिटर का रिमूवल। क्या कोई भी एम्प्लॉय उठ के ऑडिटर को कहेगा कि आप तुम कल से ना आना, हम दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं? कौन करेगा? ये हम देखने वाले हैं। अगर तो मिड टर्म रिमूवल हो तो वो कह रहा है कि मेंबर्स रिमूव कर सकते हैं ऑडिटर को स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मिड टर्म रिमूवल की? हाँ, तो मिड टर्म रिमूवल में क्या हो रहा था? एनुअल जनरल मीटिंग से पहले उसको हम क्या कह रहे थे? उसको कह रहे थे भाई आप जाओ, हमने दूसरी फर्म अपॉइंट करनी है। कौन कर सकते हैं काम? मेंबर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है हमें क्या होता है? थ्री फोर्थ मेजोरिटी उसमें लाजमी होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो मेंबर्स ने अगर रिमूव करना है तो वो क्या करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। क्या डायरेक्टर्स ऑडिटर का मिड टर्म रिमूवल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन कर सकते हैं? सिर्फ मेंबर्स, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं? शेयर होल्डर्स। कैसे कर सकते हैं? थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन कर सकते हैं। तो रिमूवल की दो पॉसिबिलिटीज समझ आ गई हमें। कंपनी दो ही तरह से रिमूव कर सकती है ऑडिटर को, या तो वो साल के एंड पे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा या फिर मिड टर्म रिमूवल हो जाएगा। मिड टर्म रिमूवल कैसे हो सकता है? शेयर होल्डर करेंगे, मेंबर्स करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। समझ आती है बात? नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है जी, एनुअल जनरल मीटिंग हो रही होगी, उसके अलावा हमने एक और मीटिंग पढ़ी थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। वो कब कर सकते हैं हम? जब मर्जी, हमारी मर्जी।
एजीएम पे तो ऑब्वियसली वो अपना टर्म पूरा कर ही चुका होगा। हमने अगर उसको मिड टर्म रिमूव करना है तो हमें जाहिर है एक मीटिंग दोबारा से रखनी पड़ेगी साल से पहले, साल खत्म होने से पहले। और उस मीटिंग को क्या नाम देते हैं हम? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और उसका नोटिस भी हमने क्या देना है? 21 दिन पहले देना है, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन में और ईओजीएम में भी आई थिंक इसमें रिक्वायरमेंट है। नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। रिमूवल की दोनों पॉसिबिलिटी समझ आती है। नेक्स्ट आपका फेवरेट टॉपिक रिम्यूनरेशन, पैसा। आप ऑडिट करने गए, आपको कितने पैसे मिलेंगे उस ऑडिट एंगेजमेंट के अगेंस्ट, वो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? यानी गैस अभी हम किसका पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं? कंपनी का। हमारी रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? जो हमें अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर तो डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स हमें अपॉइंट कर रहे हैं, डायरेक्टर कब अपॉइंट कर रहे थे? फर्स्ट एजीएम में। उसके अलावा भी एक जगह डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे थे अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाए। और कमीशन कब अपॉइंट कर रहा था? जब डिस्क्वालीफाई हो गया या अनविलिंग टू एक्ट है। ऐसी बात है। नोट्स इधर हैं आपके, बुक। अच्छा, तो हम पढ़ के रहे थे रिम्यूनरेशन, पैसा कौन डिसाइड करता है? सर वो बता रहा है कि अगर तो मेंबर ने अपॉइंट किया हो ना, तो उसकी रिम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? मेंबर ही फिक्स करेंगे। अगर कमीशन ने अपॉइंट किया हो, अगर किसी भी रीजन की वजह से, पीछे रीजन हम पढ़ चुके हैं, अगर कमीशन ने अपॉइंट किया तो कौन डिसाइड करेगा? कमीशन डिसाइड करेगी। और अगर बोर्ड ने उनको अपॉइंट किया हो, जिसकी हम पॉसिबिलिटी पढ़ चुके हैं, तो उस केस में बोर्ड करेगा। सिंपल रूल क्या है भाई? जो अपॉइंट करेगा वही रिम्यूनरेशन डिसाइड करेगा, पैसे नहीं देगा, रिम्यूनरेशन डिसाइड कर। लेट से हमने एक ऑडिटर अपॉइंट किया, एक फर्म अपॉइंट की, हमने डिसाइड करने के हमने इसको कितने पैसे देने हैं। ऐसे ही है, कंपनी ही डिसाइड करेगी ना कि हमारा कितना बजट है, हम कितना जो है हम कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो कौन करेगा? अगर डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया तो कौन करेगा? डायरेक्टर्स। मेंबर्स ने अपॉइंट किया तो मेंबर्स। कमीशन ने अपॉइंट किया तो कमीशन। रिम्यूनरेशन समझ आती है हमें, ठीक है। अब ऑडिटर के लिए वो रिम्यूनरेशन एक्सेप्टेबल है या नहीं, वो एक डिफरेंट चीज है। हम अभी किसका पर्सपेक्टिव पढ़े? कंपनी का। कंपनी ने डिसाइड करना है कि हमें कितने पैसे दिए जाएंगे अगेंस्ट एन ऑडिट, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में हमारी ये डिस्कशन थी। इसमें से सवाल कैसे पूछ सकता है वो? एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होगा कि फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, उसमें आपको कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं तो ये गलत आंसर है। 90 दिनों के अंदर वो करेंगे, अदरवाइज और उसका टेन्योर भी अगर आप बता दें तो वेल एंड गुड, ठीक है। अच्छा, एक तो ये सवाल हो सकता है कि कैजुअल वैकेंसी में, मिड टर्म रिमूवल में, या वो अनविलिंग टू एक्ट है, तो उस केस में कौन कौन अपॉइंट कर लेगा। इसको उस तरीके से भी वो पूछ सकता है जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किन किन सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करते हैं। सवाल समझ आता है? किन किन सर्कमस्टेंसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। 6 सिनेरियोस पढ़े हमने। कितने सिनेरियोस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे? फर्स्ट ऑडिट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे थे 90 दिनों के अंदर। सब्सीक्वेंट में कर रहे थे? नहीं। सब्सीक्वेंट में मेंबर्स कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स कर रहे हैं। कैजुअल वैकेंसी में कौन कर रहा था? डायरेक्टर्स कर रहे थे। ये दूसरा हमारे पास आ गया। अगर तो मिड टर्म रिमूवल हो तो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, लेकिन कमिश्नर के अप्रूवल के बाद। अगर सर उसमें भी रिम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करे। रिम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर डिस्क्वालीफाइड बंदा अपॉइंट हो जाए, कमीशन करती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अनविलिंग टू एक्ट हो तो उस केस में कौन करेगा? कमीशन कीजिए। कितने सिनेरियोस पढ़ लिए जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर होते हैं? 3। और एक स्पेशल सिनेरियो जिसमें अप्रूवल किसका चाहिए होगा? कमीशन का चाहिए होगा। अच्छा, एक तो सवाल ये हो गया। अगर वो आपसे पूछे कि कमीशन कब कब अपॉइंट करते हैं ऑडिटर एक कंपनी का,
एक तो सब जब ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाए, जब ऑडिटर जो है वो अनविलिंग टू डू ऑडिट। अनविलिंग हो या डिस्क्वालीफाई हो जाए, आप ये दो रीजन बता रहे हैं आप। तो ये दो हैं, और इसके अलावा कमीशन अप्रूवल देते हैं मिड अच्छा, थोड़ा सा ब्रॉड सोचें। फर्स्ट ऑडिटर के केस में कौन अपॉइंट कर रहा था? सर सारे केसेस में कमीशन अपॉइंट करते हैं। अगर जैसे फर्स्ट केस में डायरेक्टर अपॉइंट करना है वो नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कमीशन कब कब कर सकती है, वो सारे तो आप पहला ऑडिटर अगर तो बीओडी 90 दिनों के अंदर ना कर सके तो भी कमीशन करेगी। एजीएम पे मेंबर सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट ना कर सकें तो भी कमीशन करेगी। ये सिनेरियोज आपने मिस कर दिए थे, ठीक है। सर इस तरह का सवाल है, कितने क्वेश्चन का होगा? अगर 5-6 मार्क्स का होगा फिर तो हमें पता होगा क्या है। अगर 2 मार्क्स का भी हुआ तो भी ये एक एक लाइन लिखने में क्या ही मसला है। नहीं, ये ज्यादा है ना, तो ज्यादा नहीं। अपने वर्ड्स को ना कंसाइज करना सीखा। सवाल है तो मैं कहता हूं कि इसमें ज्यादा लिखा है, इसमें नंबर ज्यादा है, इसमें ज्यादा लिखा होगा। नंबर्स, अच्छा मैं सोच रहा था कि ऐसे करना है। इस पर डिस्कशन करते हैं, एक सेकंड रुको। अच्छा, 2 केसेस हमने पढ़ लिए। तीसरा केस जो था कैजुअल वैकेंसी, उसमें कमीशन का कोई रोल था? अगर 30 दिनों के अंदर अंदर बीओडी ना कर सके तो तब भी कमीशन अपॉइंट करता है। चौथा सिनेरियो क्या था? मिड टर्म रिमूवल। इसमें अपॉइंट नहीं करता लेकिन अप्रूवल चाहिए होता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं पॉइंट के अंदर, लेकिन साथ बताएंगे कि अपॉइंट डायरेक्टर करते हैं लेकिन कमीशन का अप्रूवल चाहिए होगा। बात नहीं है तो बस रिमूवल है। अगर मिड टर्म सर रिमूवल हो गया जी, फिर रिमूव करके बोर्ड डायरेक्टर को वापस नहीं मिला, फिर क्या होगा? फिर कमीशन करेगा। अगर उन्होंने रिमूव करके दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया तो फिर कमीशन करेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे भी कमीशन की इन्वॉल्वमेंट हो गई। उसके बाद डिस्क्वालिफाइड पर्सन में तो कर ही कमीशन रहा था, और अनविलिंग हो तो उस केस में भी। तो अगर वो आपसे पूछ ले कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में कमीशन अपॉइंट करता है, सारे बताएंगे और कंडीशंस के साथ बताएंगे कि अगर तो फर्स्ट ऑडिटर को एक उसके टर्म के मुताबिक ना किया गया तो कमीशन करेगा, सेकंड सब्सीक्वेंट जो था उसको उसके टर्म के मुताबिक ना किया गया तो कमीशन करेगा। सिनेरियो समझ आया कि सवाल किस किस तरीके से वो पूछ सकता है, किस तरीके से आंसर करना है हमें। टेन्योर हमें पता है एजीएम तक ही होता है उसका, ठीक है। रिमूव कब कब हो सकता है हमें पता है, 2 सिनेरियोज हैं। अगर मिड टर्म करना हो तो फिर मेंबर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, ठीक है। रेम्युनरेशन का सिंपल रूल है, जो अपॉइंट करेगा वही रेम्युनरेशन डिसाइड कर रहा होगा। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा था कि जितने ज्यादा मार्क्स हो उतना ज्यादा कंटेंट लिखना होता है, ऐसे ही है? क्वेश्चन की उस पर डिपेंड करता है ना, ज़ाहिर भले चीज को लिख सकते हैं, अगर जितना रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। अच्छा, अक्सर वो एग्जामिनर क्या करता है ना, क्या है सवाल हो गया तो जो एक्स्ट्रा कंडीशन है थोड़ी बात है वो ना लिखो, मगर जब इसका 4 नंबर होता है तो वो भी ऐड। इसका एक जनरल रूल मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह आइडेंटिफाई के फैक्टर आता है ना, आइडेंटिफाई फैक्टर, ठीक है, मगर 7 नंबर का आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकता मैं इस तरह। अक्सर लेकिन ये भी होता है कि वो क्या करता है ना, एक टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट हमसे पूछ लेता है, उसका आंसर सिर्फ 2 लाइनों का होता है, सिर्फ 2 लाइनों का होता है, लेकिन वो उसके मार्क्स 5 रख देता है। उसमें सारे मार्क्स किस चीज के होते हैं कि आप ठीक से आइडेंटिफाई कर लें चीज को। जैसे कि अभी मैंने आपसे सवाल पूछा कमीशन वाला, वैसे तो ये आसान सवाल है, लेकिन जब तक मैंने आपको नहीं बताया था तो आपने इजीली इस चीज को मिस कर दिया था, ऐसा ही है, ठीक है। ये कोई मुझे टेक्निकल चीज नहीं है, मैं बता रहा हूं अगेन, ये ना समझ लेना कि ये टेक्निकल चीज है। टेक्निकल चीजें हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लेकिन लेट्स से अगर ये चीज टेक्निकल होती, ठीक है, और वो पूछ लेता और इसके वो रख लेता 10 मार्क्स, और आप सिर्फ ये सिनेरियोज अगर मिस कर देते तो आपके मार्क्स सारे कट जाते, और अगर आप ये सिनेरियोज लिख देते तो आपके सारे मार्क्स मिल जाते। तो अब कभी कभी एग्जामिनर का फोकस होता है कि आप क्या लिख रहे हैं, उसका ये फोकस नहीं होता कि आप कितनी डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे अब जरूरी नहीं है कि आप एजीएम को डिफाइन करने बैठ जाएं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं ये डिफाइन करने बैठ जाएं। अब रिमूवल के अंदर हमने पढ़ा कि 21 दिन का नोटिस होता है, 21 दिन का नोटिस लिखने की कहीं जरूरत हमें नहीं है, ठीक है, जितने भी मार्क्स का सवाल हो, क्योंकि वो हमारे बुक का पार्ट नहीं है। वो कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट है, कंपनी लॉ में वो अच्छे से टेस्ट कर चुका होगा, ठीक है। यहां तक किसी का कोई सवाल? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1
टेस्ट आपने किया, क्या फीडबैक है, कैसा वो? टेक्निकल करता है, मुश्किल लगा? फाइट ट्रिकी था, रूट ट्रिकी था, वन से ही जी। लेक्चर 14 में थे तो क्वेश्चन 5 वो वाला क्वेश्चन एक सी क्लियर हो कर आया था। क्योंकि आपको ऐसे ही फॉर्मेट मगर वो मैंने उसको ऐसे ही किया, पहले मैंने एक बंदे के सारे पार्ट किए, दूसरे के सारे पार्ट किए, आप ऐसे इस तरह। इसमें एक कैच ये भी होता है कि अगर तो वो बता देना इंडिपेंडेंट सिनेरियो, उस केस में एक अलग तरीके से सवाल को लेकर चलना होता है। अगर वो ना बताए, एक ही कंपनी की काफी सारी मिसस्टेटमेंट दे दे, तो उसमें एक फर्क होता है। कोई बता सकता है मुझे क्या फर्क होता है? सर हर पॉइंट दूसरे से लिख लेता है तो इसमें ऐसा होता है। आपने पॉइंट ए के अंदर एक मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की, उसके हिसाब से अपने रिपोर्ट की इंप्लीकेशन बता दी। इंडिपेंडेंट सिनेरियो था तो आपने पॉइंट 2 को भी अलग से इवैल्यूएट किया, उसके हिसाब से बता दी। पॉइंट 3 जो तीसरी कंपनी थी उसकी भी आपने इंप्लीकेशन अलग से बता दी। लेकिन अगर तो वो एक ही कंपनी की ट्रांजैक्शंस दे रहा होता तो उसमें मिस स्टेटमेंट को हमें जमा भी करना होता है। हमने पढ़ा था ना कि अगर तो एक ही कंपनी हो, उसमें इंडिविजुअल बेसिस पे एक चीज मटेरियल नहीं है, लेकिन वो बाकी चीजों के साथ मिलकर अगर मटेरियल बन जाए। सर वो कैसे चल रहा है, बात दिया जाए यार 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, आपने उन 3 में से देखा एक ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक है, 2 के अंदर मसला है, दोनों को ऐड करके एक परसेंटेज निकालो, उसको कंपेयर करो प्रॉफिट की परसेंटेज से। ठीक है, ये फर्क हमें पता होना चाहिए कि अगर तो वो बता दें इंडिपेंडेंट सिनेरियो है, और अगर ना बताए तो फिर इंडिपेंडेंट वाला इजी होता है, क्योंकि उसमें आप एक ही पैराग्राफ को इवेल्युएट कर रहे हो तो इंडिपेंडेंटली, लेकिन अगर वो इकट्ठा दे दे तो उसमें आपको लिंकिंग करना पड़ती है थोड़ी सी। सवाल आपने सारे किए हैं? आपने भी सारे किए हैं? अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग में ले आता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने सारे सवाल नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था एक आधा सवाल भी। तो आई कैप में अगर आपको कोई सवाल समझ ना आ रहा हो तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सवाल जो भी मैं टेस्ट में दूंगा हमेशा मुश्किल ही होंगे। कोशिश क्या करनी है कि अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट करके कुछ ना कुछ लिखें, ताकि वो एग्जाम वाला प्रेशर हमें आज के दिन से ही फील होना शुरू हो जाए। जितना लंबा सवाल होता है उतना हमें करने में मुश्किल लगता है। बहुत लंबा। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट में सिनेरियो टेस्टिंग हो रही होती है। हमने पहले दिन ही डिस्कस किया था, तकरीबन 75 से 80 मार्क्स किसके होते हैं? सिनेरियो टेस्टिंग होती है, केस स्टडीज होती है। उसकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक आदत होती है कि हम एक दफा रीड किया सवाल और फौरन उसके सोल्यूशन की तरफ भाग गए। ये एक जनरल हमारी आदत होती है, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ के ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन पढ़ा और उसके सोल्यूशन की तरफ भाग गए। ऑडिट में सवाल को एटलीस्ट 2 से 3 दफा पढ़ना है, खास तौर पे अगर सिनेरियो, और अगर सिनेरियो ना भी हो, अगर आपको सिंपल एक 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, तो उसमें भी अक्सर एग्जामिनर इतना अच्छा नहीं होता कि वो आपको क्या कहते हैं, पीस ऑफ केक की तरह रख के दे दे प्लेट में कि ये मार्क्स आप ले लो। उसको भी इवेल्युएट करना है कि क्या इसमें कुछ डिफरेंट चीज तो नहीं वो टेस्ट करना चाह रहा। समझ आती है यहां तक बात? तो क्या करना है, जब भी कोई सवाल हो उसको एटलीस्ट 2 से 3 दफा पढ़ना है। ठीक है, उसको समझना है, उसके बाद उसकी सॉल्यूशन की तरफ जाना है। और सॉल्यूशन को भी प्लान करना जरूरी है। ये नहीं करना कि सवाल पढ़ लिया, हमें समझ आ गया, अब बस सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दो, कोई पता नहीं है कहां पे शुरू करना है कहां पे खत्म करना है। एक स्ट्रक्चर बनाना है अपने माइंड में। ठीक है, ये मैं वॉइस नोट में भी आप लोगों को बता चुका हूं। एक स्ट्रक्चर बनाना है अपने माइंड में, मैंने सवाल में कौन से पॉइंट को पहले डिस्कस करना है। ठीक है, कोशिश करनी है हेडिंग्स जितनी ज्यादा बना सकें। जैसे रिपोर्ट के सवाल में इजीली हमारी 2 हेडिंग्स तो बन सकती हैं, एक एनालिसिस की जो सिनेरियो होता है उसका एनालिसिस, और दूसरा रिपोर्ट पे इंप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप 3 हेडिंग बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? एनालिसिस कर लिया, मटीरियलिटी डिटर्मिनेशन की एक हेडिंग बना के उसमें देख लो मटीरियलिटी है या नहीं सही, फिर रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन। जितना ज्यादा अपना सवाल प्रेजेंटेबल बनाएंगे
एग्जामिनर के लिए उसको चेक करना उतना ही आसान होगा, जितना आसान उसके लिए होगा उतना ज्यादा वो अच्छे मार्क्स आपको दे देगा। ठीक है, आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।